पायल और सीमा दोनों अमीर गरीब सहेलियां थी। पायल एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और सीमा एक गरीब मजदूर की बेटी। सीमा बहुत भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि पायल अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। पायल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही सीमा के साथ रहती थी। सीमा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और तू जानती है मेरे कॉलेज के बहुत से प्रोजेक्ट करने बाकी रह गए। क्या आज तू अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरे प्रोजेक्ट पूरे कर देगी? 2 दिन बाद तो मेरी भी परीक्षाएं हैं, मुझे भी। प्लीज, तू मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। पायल सीमा के साथ अपनी दोस्ती का बहुत फायदा उठाती थी। सीमा भी सीधेपन में उसके सारे काम कर देती थी। इस वजह से कई बार सीमा की खुद की परीक्षाएं अच्छी नहीं जा पाती थी। क्या बात है सीमा, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तुम्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है और तुम इस बार की परीक्षाओं में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं अगली परीक्षाएं अच्छे से दे सकूं। सीमा को पता था कि उसकी परीक्षाएं अच्छी न जाने का कारण क्या है, पर वो अपनी दोस्ती के नाते चुप रहती है। सीमा, तू पायल के सारे काम करती है, देखा इसी वजह से तेरे परीक्षाओं में कितने कम नंबर आए। अरे तू उसे बोल दिया करना कि तेरी अपनी भी पढ़ाई है, ये थोड़ी है कि तू उसके काम करेगी और अपना छोड़ देगी। माँ, पायल मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है और फिर एक दोस्त की मदद करना तो एक दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूंगी। सीमा इस बार पास तो हो जाती है, पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। पायल भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस फैशन शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वो सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर और स्पेशल दिखे। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो? बस फिर तो देखना किसी की भी औकात नहीं है कि मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा सिर्फ मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, जो तुम चाहती हो वैसा ही लहंगा बनवा लो। सोने का लहंगा बनवा कर दे रहे हो? अरे बहुत महंगा बनेगा। तो क्या हुआ पायल की माँ, हमारी बिटिया कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। अभी तो शादी से पहले इसके पास मौका है इस तरह से कंपटीशन में हिस्सा लेने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं, जा बेटिया, तुझे जैसा सोने का लहंगा बनवाना है बनवा ले, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है पापा। बातों ही बातों में पायल को पता चलता है कि सीमा भी इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है, तो वो जोर से हंसने लगती है। तू और कंपटीशन में हिस्सा लेगी? रहने दे, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। एक सेकंड, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। कंपटीशन में सबको बढ़िया लहंगे पहनने, और तुझे पता है मैं पहले ही सोने का लहंगा खरीद चुकी हूँ, तो कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरी बराबरी करेगा। तू मेरी सहेली है इसलिए तुझे समझा रही हूँ, तू इस कंपटीशन में हिस्सा मत ले। वो तो ठीक है, पर माँ का मन है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। वो मेरे लिए बहुत सुंदर लहंगा तैयार करने में मदद कर रही हैं। मैं लहंगा घर पर ही सिल रही हूँ। क्या तू लहंगा घर पर सिल रही है? रहने दे, कोई फायदा नहीं, घर पर सिले हुए लहंगे को तो एंट्री ही नहीं मिलने वाली। अच्छा मैं जा रही हूँ, तू शाम को घर आ जाना, मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। सीमा का मन थोड़ा खराब हो जाता है और वो घर जाकर उदास हो जाती है। अरे सीमा, तू आ गई। देख, मैंने सोच लिया है कि तू इस फैशन शो में घास का बना हुआ लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा बहुत सुंदर बनेगा। मैं तेरे लिए घास का लहंगा तैयार करने में मदद करूंगी। तू जल्दी से जाकर बगीचे में से ढेर सारी घास तोड़ ला और बड़ी बड़ी लाना। क्या हुआ सीमा, मैं कुछ बोल रही हूँ। माँ, मैं इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है। फिर मैं बेकार में ही मेहनत करूंगी। आपको पता है पायल ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। वहां पर बैठे हुए सारे लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं घास का लहंगा पहनकर जाऊंगी तो। सीमा, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हार और जीत कुछ नहीं होती, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है, और तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। हार और जीत का फैसला छोड़ दो, बस तुम अपना 100% दो। अपनी माँ की बातें सुनकर सीमा में हिम्मत आती है और वो अपने लिए घास का लहंगा तैयार करना शुरू करती है। फैशन शो आने तक सीमा अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। जब पायल फैशन शो वाली जगह पर पहुंचती है तो सीमा वहीं खड़ी हुई थी। सीमा का लहंगा बहुत अलग डिजाइन का था। सीमा के लहंगे को देखकर पायल के साथ की और भी लड़कियां हंस रही थी। सीमा, तूने ये क्या पहन लिया? तू बिल्कुल तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। अब मेरे से दूर होकर चल, मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है।
तेरा घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। हट, दूर हट जा। ठीक है पायल, फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा वेट कर रही थी। सब लड़कियां बहुत पैसे वाले घर की थी, खासकर पायल का लहंगा जो सोने का बना हुआ था। सबने पक्का यकीन कर लिया था कि प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार पायल ही जीतने वाली है। फैशन शो स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी लड़कियां स्टेज पर पहुंचने लगी। पायल का नंबर आया तो वो भी स्टेज पर पहुंची। उसके बाद सीमा की बारी आती है। सीमा अपने घास के लहंगे को पहनकर स्टेज पर पहुंचती है तो जज सीमा की क्रिएटिविटी को देखकर चौंक जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती हैं, जिनमें सीमा भी खड़ी थी। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने भी जज आए हुए हैं, उन्होंने इस फैशन शो प्रतियोगिता की फर्स्ट विनर चुन ली है। मैं अब उस विजेता का नाम बोलने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो की फर्स्ट विनर है सीमा। जी हाँ, सीमा ने इस फैशन शो के लिए जो लहंगा तैयार किया है वो इन्होंने घर पर ही सिला है और इसी वजह से इस प्रतियोगिता की पहली विजेता सीमा बनी है। सीमा के लिए जोरदार तालियां। सीमा को विजेता देखकर पायल जल भुन जाती है और फैशन शो छोड़कर चली जाती है। उस दिन जब पायल फैशन शो छोड़कर गई, तब सीमा को एहसास हुआ कि पायल उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि पायल के मन में स्वार्थ था। वो तो केवल सीमा का इस्तेमाल करती थी अपने काम पूरे करवाने के लिए। सीमा को पुरस्कार की ट्रॉफी मिलती है। धीरे धीरे सीमा सफलता की ओर बढ़ने लगती है। सीमा अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ गई थी, पर उसे एक बात का दुख था। उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की थी। मनीषा कपड़ों के शोरूम में नौकरी करती थी। पति विनोद भी ऑटो रिक्शा चलाता था, पर पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी में काफी बड़ा फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था। मनीषा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मनीषा रोजाना सुबह नौकरी पर जाने से पहले घर का सारा काम निपटाती, अपनी सास और विनोद का खाना बनाकर विनोद को दवाई देकर फिर घर से निकलती। इसी कारण कई बार मनीषा को शोरूम पहुंचने में देर हो जाती थी, जिस कारण उसके साथ में काम करने वाली एक और लड़की सुमन, जो उससे जलती थी, वो शोरूम के मालिक को भड़काती रहती थी। क्या बात है सुमन, मनीषा दिखाई नहीं दे रही? सर जी, वो तो रोजाना ही देर से आती है। जब देखो बहाने ढूंढती रहती है। कभी उसका ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है, कभी कहती है मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई, कभी कहती है ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ बहाने लगाती रहती है। वो देखिए आ गई है। नमस्ते सर जी। क्या बात है मनीषा, टाइम देख रही हो? घड़ी में कितना हुआ है? ये कोई टाइम है शोरूम में आने का? है 10 बजे का टाइम है और 10:15 हो रहे हैं। 15 मिनट देर से आई हो तुम। सर जी मैं 10 बजे तक आ जाती हूँ, बस आज ही लेट हुआ है। सुमन तो कह रही है कि तुम रोजाना ही देर से आती हो। इसका मतलब क्या सुमन झूठ बोल रही है? आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा बहाना बना लेती हो कमियों से बचने का। तुम्हें पता है त्योहार सिर पर है, ग्राहक सुबह सुबह आने शुरू हो जाते हैं। सुमन अकेले कितना संभालेगी? जाओ जाकर काउंटर पर खड़ी हो, और दोपहर का लंच आज तुम्हें सिर्फ 15 मिनट का ही मिलेगा, आधे घंटे का नहीं। मनीषा चुपचाप काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने लगती है। सुमन मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि मनीषा की डांट पड़ने पर वो बहुत खुश थी। मनीषा सुबह से भूखी थी, क्योंकि घर के कामों में उसे अपने लिए कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। वो बेचारी पूरा दिन खड़े होकर काउंटर पर ग्राहकों को देखती रही, और सुमन बार बार बहाने से स्टोर रूम में जाती और कुछ न कुछ खा पी कर फोन पर लग जाती। मनीषा ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, और शाम को भी जब वो घर पहुंची तो घर के कामों में लग गई। उसकी सास कोई भी काम करके राजी नहीं थी, बस सारा दिन बैठी रहती थी। विनोद की देखभाल करने से लेकर शाम का खाना बनाना, बस इसी में मनीषा की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। क्या बात है बहू, आज रात की रोटी देने में बहुत देर लगा दी। ला रही हूँ माँ जी, बस दाल को तड़का लगा रही हूँ। तुम्हें पता है मुझे रात की दवाई लेनी होती है। अब तुम इतनी देर से खाना दोगी तो मैं दवाई कब लूंगी? कुछ तो सोचा करो बहू। मनीषा जरा पानी तो देना। जी अभी लाई। ऐसे ही घर और बाहर के कामों में मनीषा की जिंदगी गुजर रही थी, पर एक भयानक मुसीबत मनीषा के सिर पर मंडराने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल बेखबर थी। मनीषा अगले दिन शोरूम में पहुंची तो मालिक गुस्से में आग बबूला बैठा था। मनीषा एक बात बताओ, कल हमारे यहाँ शहर के मशहूर रईस देवीलाल की बेटी पूर्णिमा लहंगा खरीदने आई थी। उसने 2 लाख रुपए का लहंगा खरीदा था। उस लहंगे को मैंने तुम्हें कल यही बोला था कि वो फिनिशिंग पर जाएगा, उसे संभाल कर रख देना। हमारे शोरूम में उस लहंगे का एक ही पीस था जो पूर्णिमा जी को पसंद आया था। तुम्हें पता भी है वो लहंगा एक जगह से बुरी तरह फट गया है। सीसीटीवी कैमरे में सबसे आखिर में तुम ही लहंगे को संभालती हुई नजर आ रही हो। शराफत से बता दो कि वो लहंगा फटा कैसे, क्योंकि सबसे आखिर में तुम ही शोरूम से बाहर निकली थी। नहीं सर जी, मैंने लहंगा नहीं फाड़ा, मेरा विश्वास कीजिए।
मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें शाम 6 बजे तक का समय देता हूँ। या तो तुम ये लहंगा कैसे भी ठीक करके दोगी या फिर पूरे 2 लाख रुपए तुम मुझे दोगी। मेरा तो नुकसान हो गया ना। अब जाओ यहाँ से और इसे ठीक करके ही लाना, नहीं तो पैसे लेकर आना, वरना कल सुबह पुलिस तुम्हारे घर पहुंचेगी। मनीषा रोती बिलखती रही पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा था। मनीषा रोती हुई घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर सड़क पर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क पार कर रही थी और गाड़ी उसके सामने आने ही वाली थी। मनीषा झट से उस बूढ़ी औरत को गाड़ी के आगे आने से बचा लेती है। अम्मा संभाल कर, अभी गाड़ी से आपको चोट लग जाती। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। क्या करूं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए सड़क पर गाड़ी निकलने की भनक ही नहीं पड़ती। अम्मा आपके हाथ से ये पोटली गिर गई थी, ये लीजिए। बेटी तुम जानती हो इस पोटली में एक रेशमी कपड़ा है जिससे हम अपनी पसंद की कोई भी जादुई पोशाक बना सकते हैं। किसी जमाने में मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और इस कपड़े की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना लिया करती थी, पर अब उम्र के साथ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाकर कोई इस कपड़े को चुरा कर ले जाए, इसलिए इसे पोटली में बांधकर अपने साथ रखती हूँ। पर मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए ये रेशम का कपड़ा मैं तुम्हें देती हूँ। इसकी सहायता से तुम कोई भी पोशाक बनाकर बेच सकती हो और अपना खुद का व्यापार कर सकती हो। अम्मा आज तो आप सचमुच मेरे लिए भगवान का कोई रूप बनकर आई हो। आपने ये कपड़ा देकर मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। आप मेरे ही साथ क्यों नहीं चलती हो? मैं आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, इसलिए मैं तो बस प्रभु के चरणों में ही अपने आखिरी दिन गुजारना चाहती हूँ। मनीषा से विदा लेकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मनीषा भी उस रेशमी कपड़े को लेकर घर आ गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चुपचाप अपने कमरे में उस कपड़े को बिछाया और बोली, ऐ जादुई रेशम के कपड़े, मैं जैसा लहंगा चाहती हूँ क्या वो मेरे सामने आ सकता है? देखते ही देखते मनीषा के सामने हूबहू वैसा ही लहंगा आ जाता है जैसा शोरूम से गायब हुआ था। मनीषा खुशी के मारे उछल पड़ती है। उसकी तो मानो सारी परेशानियां दूर हो गई थी। वो अच्छे से उस लहंगे को पैक करती है और शोरूम पर लेकर पहुंचती है। लहंगे को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शोरूम का मालिक हैरान रह जाता है। अब उसके आगे प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सर जी, मैं आपके शोरूम की नौकरी छोड़ रही हूँ। जहाँ पर विश्वास न हो ऐसी जगह पर काम करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। मनीषा नौकरी छोड़कर घर आ जाती है। मनीषा ने रेशम के कपड़े की सहायता से सुंदर सुंदर जादुई लहंगे बनाकर शहर की बड़ी दुकानों पर बेचने शुरू कर दिए। लहंगे देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए वो ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। अब तो शहर में ही क्या, आसपास के बड़े शहरों में भी मनीषा के लहंगे बिकने लगे। ये देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश थे। मनीषा ने उन्हें उस रेशम के कपड़े के बारे में सच्चाई बता दी थी। जिस शोरूम पर मनीषा नौकरी करती थी उसके मालिक को सच्चाई का पता चल गया था कि सुमन ही असली गुनहगार है। उसने ही लहंगा जानबूझकर फाड़ा था, इसलिए मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और मनीषा से माफी भी मांगी। मनीषा ने उसे माफ तो कर दिया पर उसे अपने लहंगे नहीं बेचे, जिससे वो लज्जित होकर वापस चला गया। धीरे धीरे मनीषा ने विनोद का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और वो भी ठीक हो गया। अब तो वो भी मनीषा के साथ लहंगों के व्यापार में हाथ बटाता था। बड़े बड़े फैशन शो में मनीषा के लहंगे जाने लगे। देखते ही देखते मनीषा लहंगों की बड़ी व्यापारी बन गई। आज उसने अपनी सास और पति विनोद को वो सारी खुशियां दे दी थी जिसके लिए वो हमेशा से ही तरस रहे थे। आखिर औरत लक्ष्मी का रूप होती है, ये मनीषा ने साबित कर दिया था।